whose the balance sheet of 2:1 as on 31st March 2018. Balance sheet as on 31st March 2018 is given to us for Adil and Samir. ठीक है? Capital accounts Adil and Samir. And as we have seen, capital account कहां पे जाता है? Capital account will go to partners capital account, और ये liability side है. So liability side के items कहां पे जाते हैं? क्रेडिट में. उन्होंने गलती से पर्टिकुलर अमाउंट क्वेश्चन में प्रिंट करके दिया है. दिस इज लायबिलिटीज रुपीज एंड एसेट रुपीज. इज दैट क्लियर? दिस इज अ बैलेंस शीट, तो लायबिलिटी रुपीज और एसेट रुपीज रहना चाहिए. सो ये लायबिलिटी साइड है और कैपिटल अकाउंट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में. ठीक है. देन डियर स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बराबर एंड जनरल रिजर्व. मैंने आपको कहा था कि कोई रिजर्व रहेगा तो रिजर्व को हमको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. लेकिन कौन सा रिजर्व हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो जनरल रिजर्व, और कोई सरप्लस होता है तो वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज अ रिजर्व क्रिएटेड फॉर अ स्पेशल पर्पस. और ये क्यों क्रिएट किया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? ये इसीलिए क्रिएट किया है क्योंकि देखो एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट्स है, एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जो रहता है वो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू मार्केट में फ्लक्चुएट हो सकता है. तो फ्लक्चुएट अगर होगा यानी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अगर कम हो जाए तो उसका प्रोविजंस करने के लिए उन्होंने एक रिजर्व क्रिएट किया है एंड दैट रिजर्व इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. तो इट इज अ स्पेशल रिजर्व क्रिएटेड फॉर फ्लक्चुएशंस इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फॉर दैट पर्पस ये हमको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है. उसका क्या करना है वो हम देखेंगे. लेकिन पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कौन सा होगा? ये जनरल रिजर्व होगा क्योंकि ये जनरल पर्पस के लिए ओपन किया है. सो दिस विल गो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या करने का वो हम बाद में देखेंगे. ठीक है, बिकॉज दिस इज अ स्पेशल रिजर्व दैट इज क्रिएटेड फॉर फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. यानी इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू अगर फ्लक्चुएट हुआ तो उसके लिए वो रिजर्व क्रिएट किया है उन्होंने. ठीक है, तो उसका कैसे काम करने का विल बी लुकिंग इनटू दैट. Then sundry creditors. Sundry creditors will go to liability. Bills payable will go to liability. So this is what the liability side items are. Then moving on to the asset side, land and building will go to asset. Investment will go to asset. Debtors will go to asset. ठीक है. Now dear student, an important item goodwill आया है यहाँ पे. ठीक है. ये नॉर्मली गुडविल बैलेंस शीट में नहीं देते. नॉर्मली गुडविल वो पार्टनर लेके आता है. तो यहाँ पे देखो राजू पे 15,000 फॉर गुडविल. राजू गुडविल लेके भी आने वाला है 15,000 का. लेकिन ऑलरेडी गुडविल आपके बैलेंस शीट में राजू आने से भी पहले, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट है वो बिफोर एडमिशन है. दिस इज बिफोर एडमिशन बैलेंस शीट. यानी राजू आने से पहले भी आपके पास फर्म में गुडविल है ऑलरेडी. कितना गुडविल है? 12,000 का. तो ये गुडविल को आपको क्या करना होता है? ये गुडविल को आपको पार्टनर्स में बांटना होता है. So you have to distribute it among the partners. So this goodwill will go to partners capital account. ये याद रखना हमेशा क्योंकि राजू गुडविल लेके आने वाला है and that will be the new goodwill that Raju is going to bring. तो ये जो भी गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में है before राजू comes, वो सारा गुडविल पार्टनर्स बांट के लेंगे. कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्टनर्स बांट के लेंगे. याद रखना. सो ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में. एंड व्हाई ऑन द डेबिट साइड? क्योंकि ये एसेट साइड स्टार्ट हुआ है. एसेट साइड के सारे आइटम्स डेबिट में जाते हैं, ये हमने देखा है. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डियर स्टूडेंट, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे जो आया है, दिस इज नथिंग बट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस. यानी पिछले सालों का जो प्रॉफिट और लॉस हुआ था वो उन्होंने कैपिटल में बांटने के बदले उन्होंने एक्यूमुलेट करके रखा था. पिछले सालों का प्रॉफिट और लॉस. और अगर वो एसेट में आया है तो याद रखना ये पिछले सालों का लॉस है जो इन्होंने एक्यूमुलेट करके रखा है. अगर यही आइटम अगर लायबिलिटी में आया रहता था तो ये पिछले सालों का प्रॉफिट रहता था. याद रखना, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है और लॉस का डेबिट बैलेंस होता है. तो अगर कभी एसेट में प्रॉफिट एंड लॉस आया तो वो लॉस रिप्रेजेंट करता है, और अगर कभी लायबिलिटी में प्रॉफिट एंड लॉस आया तो वो प्रॉफिट रिप्रेजेंट करता है. ये आपको याद रखना है. सो दिस रिप्रेजेंट लॉस. अब ये लॉस किसका है? तो ये लॉस पुराने पार्टनर्स का है. इसको राजू से कोई संबंध नहीं है. तो डियर स्टूडेंट्स, राजू आने से पहला ये जो बैलेंस शीट में लॉस है वो भी हमको क्या करना पड़ेगा?
पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा ऑन द डेबिट साइड. सो ऑल द थिंग्स which belongs to old partners वो न्यू पार्टनर आने से पहला हमको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ये हमको याद रखना है. सो ऑल बैलेंस शीट आइटम्स विल which belongs to old partners only we will be distributing it to them. Is that clear? तो याद रखना ये लैंड एंड बिल्डिंग हम नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि इट इज अ फिक्स्ड एसेट जो राजू आने के बाद भी हमको जरूरत पड़ेगा. इन्वेस्टमेंट भी हमको जरूरत पड़ेगा, इट इज ऑल्सो अ फिक्स्ड एसेट. डेटर्स करंट एसेट्स है लेकिन डेटर्स से भी पैसा हमको लेना है. बट गुडविल ये हमारे क्रिएटेड एसेट्स है. गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, एक्यूमुलेट लॉस है, ये सब एसेट्स हमको बांटने पड़ेंगे. तो देखो कौन से एसेट्स हम बांट रहे हैं. गुडविल हम बांटेंगे पार्टनर्स में, प्रॉफिट एंड लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये लॉस रिप्रेजेंट करता है और ये भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और एसेट साइड में आया इसलिए डेबिट में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. देन इंटरेस्ट सस्पेंस, सॉरी इंटरेस्ट सस्पेंस नहीं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस. तो एक सस्पेंस अकाउंट भी बैलेंस शीट में उन्होंने ओपन किया है पार्टनर्स में. अब ये जो सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट में ओपन किया है ये भी हम क्या करने वाले हैं, राजू आने से पहला ये सस्पेंस को भी हम पार्टनर्स में बांट देंगे. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड उन्होंने इंटरेस्ट सस्पेंस सॉरी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बोल के एक अकाउंट ओपन करके रखा है एंड फॉर दैट we will be distributing it to the old partners. So all the three is to be distributed to the old partners in their old ratio before Raju gets admitted. We have to remember that thing. ठीक है? And then comes cash balance. Cash balance के लिए हम एक separate account open करेंगे. So this will go to cash account. I hope this is clear. ठीक है? Then comes on 1/4/2018, that is 1st April 2018, Raju was admitted. So the new coming partner name is Raju, was admitted in the partnership on the following terms. Raju pays 30,000 as his capital for 1/4 shares. तो राजू का कैपिटल कितना लेके आने वाला है, राजू 30,000 का कैपिटल लेके आएगा. एंड हाउ मच शेयर वी आर गोइंग टू गिव टू राजू, 1/4 शेयर. देन राजू पेज 15,000 फॉर गुडविल. अच्छा ये 15,000 का गुडविल राजू लेके आने वाला है एंड हाफ ऑफ दी सम इज विड्रॉन बाय समीर एंड आदिल. तो जो कॉन्सेप्ट गुडविल का है ये सम में वो कॉन्सेप्ट है गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड हाफ विड्रॉन भी हुआ है. That is the concept of goodwill that we have to remember as far as this sum is concerned. Goodwill brought in cash and half goodwill withdrawn. I hope this is clear. बराबर. ये नया goodwill लेके आएगा 15,000 का. तो याद रखना डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो एडजस्टमेंट में आया है वो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है और जो ऑलरेडी बैलेंस शीट पे दिया है वो पहले का गुडविल है जो हमको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा. ये हमें याद रखना है. ठीक है. देन RDD is created at 10%. RDD हमको किस पे क्रिएट करना है, डेटर्स पे. So I am putting a tick mark on debtors as well. तो पहले ये रब कर देता हूं क्योंकि ये फिर टिक मार्क हमको कंफ्यूज करेगा. चलो I am putting a tick mark on debtors. यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है. The value of land and building is appreciated by 30%. Land and building को टिक मार्क करता हूं. Investment were reduced by 20 to 500. Investment पे एडजस्टमेंट है उसको टिक मार्क कर रहा हूं. Sundry creditors are to be valued at 60 to 250. Sundry creditors को टिक कर रहा हूं, उसमें भी एडजस्टमेंट है. And then the 7th adjustment. This is the most important adjustment in this sum. यहाँ पे हम कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं डियर स्टूडेंट और वो कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं. कैपिटल ऑफ अदील एंड समीर टू बी एडजस्टेड टेकिंग राजू's कैपिटल एज द बेस. एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज टू बी मेड थ्रू कैश. सो ये सब में हम नया कॉन्सेप्ट सीखने वाला है, वो कॉन्सेप्ट है कैपिटल एडजस्टमेंट का. आज तक हमने कैपिटल एडजस्टमेंट किया नहीं, लेकिन यहाँ पे जैसे न्यू पार्टनर हमारे पार्टनरशिप में आ जाएगा हम तीनों भी पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट करेंगे. एंड हाउ टू एडजस्ट द कैपिटल. कैपिटल इज टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. And how to adjust the capital in their new profit sharing ratio. That is the concept that we are going to learn as far as this sum is concerned. So this is an important sum wherein we are going to learn adjustment of capital in their new profit sharing ratio after the admission of a partner. Is that clear? ये हमको सीखना है. So let's go and do the sum. चलो पहले पोस्टिंग शुरू कर रहा हूं. As you know, the accounts that they have asked us to draw is revaluation account, partners capital account and balance sheet of the new firm on 1st April 2018.
तीन अकाउंट उन्होंने बोला है, बट ओवर एंड अबाउट दिस 3 अकाउंट्स वी ड्रॉ 2 एक्स्ट्रा अकाउंट, दैट इज अपना बैंक अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट. तो हमने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद द नेम आदिल, समीर एंड राजू, then balance sheet after admission, then we have goodwill account and bank account. So these are the accounts that we have drawn. ठीक है? So let's begin. First we will be posting the entries from the liability side. तो liability side में सबसे पहला आइटम जो है वो है कैपिटल, अदिल और समीर का. कैपिटल कहां पे जाएगा? ये liability side चल रहा है. So liability side के सारे आइटम्स किधर जाएंगे? क्रेडिट साइड में जाएंगे. So capital account of Adil and Samir we will be taking it to the credit side. चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाते हैं. 90,600 and 48,000 sorry 90,000 and 48,600. So partners capital account 90,000 पहले अमाउंट लिख ले रहा हूं and 48,600 that is the amount, and we will be writing it as by balance brought down. I hope this is clear. बराबर? This is the balance in the capital account of Adil and Samir. So 90,000 and 48,600. Then comes investment fluctuation reserve. Dear student, this reserve is created, जैसा मैंने बोला, investment fluctuation reserve is created for the purpose of fluctuation in investment. तो देखो सम में फिफ्थ एडजस्टमेंट में देखो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू फ्लक्चुएट हुआ है. बराबर है ना? इन्वेस्टमेंट का फ्लक्चुएट हुआ है वैल्यू. देखो यहाँ पे क्लियर है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू रेड्यूस हुआ मतलब फ्लक्चुएट हुआ, चेंज हुआ. फ्लक्चुएट होना मतलब चेंज होना. तो उसके लिए वो फ्लक्चुएशन के लिए हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑलरेडी ओपन किया है ये फ्लक्चुएशंस के लिए. सो हाउ टू यूज दैट रिजर्व ये हम देखेंगे व्हेन वी आर डूइंग एडजस्टमेंट नंबर 5. ठीक है? सो फिलहाल मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहीं नहीं लिख रहा हूं, मैं उसको एडजस्टमेंट नंबर 5 के साथ मैच करने वाला हूं और कैसे वो हम देखेंगे. ठीक है? तो इसको मैं स्किप कर रहा हूं, इसको मैं स्टार मार्क किया है. I am not writing it anywhere. I will be using it at the time of adjustment number 5. ठीक है? So I'm moving on to the next adjustment, next point, that is general reserve. So general reserve हमने देखा है, ये general reserve होने के कारण all reserves which are in general in nature वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सीधा. एंड 12,000 का जनरल रिजर्व है, विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट 12,000 का जनरल रिजर्व इन द पार्टनर इन द रेशियो 2:1. ठीक है? तो मैं जनरल रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं 2:1 के रेशियो में 12,000 का जनरल रिजर्व. ठीक है? सो लेट मी डू द डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व इन द रेशियो 2:1. ठीक है? ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अदिल एंड समीर, तो 12,000 जो है दैट इज द जनरल रिजर्व एंड 12,000 का अदिल को डिस्ट्रीब्यूशन में मिलेगा 2/3 एंड समीर को मिलेगा 1/3. ठीक है? एज द रेशियो इज 2:1 डिवाइड 3 से होगा. तो पहले डिवाइड करके रख देते हैं. 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और ये 3 zeros है, so this will be 4,000 और यहाँ पे भी वही 3 से डिवाइड होके 4,000 आएगा. so 4,000 into 2 करेंगे, so this will be 8,000 and 4,000 into 1 करेंगे, so this will be 4,000. तो अगर टोटल करेंगे तो it is 12,000. so 12,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया between Adil and Samir in the ratio 2:1 and the distribution leads us to 8,000 and 4,000. ठीक है? चलो, so जनरल रिजर्व हम पार्टनर्स में बांटने वाले हैं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व और Adil we are going to credit with 8,000 and Samir is going to be credited by 4,000. I hope this is clear. Understood all of you? ये हो गया जनरल रिजर्व का एंट्री. Then after जनरल रिजर्व we have sundry creditors. सन्ड्री क्रेडिटर्स पे एक टिक मार्क है और वो लायबिलिटी साइड में जाने वाला है. 63,000 सन्ड्री क्रेडिटर्स. सो आई एम राइटिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स 63,000. इनर कॉलम में लिख रहा हूं क्योंकि उस पे टिक मार्क है और एक लाइन छोड़ के लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है? देन आफ्टर सन्ड्री क्रेडिटर्स वी हैव बिल्स पेएबल 60,000 अगेन लायबिलिटी साइड में जाएगा. क्रेडिटर्स के नीचे हम लिखने वाले बिल्स पेएबल 60,000. आउटर कॉलम में लिख रहा हूं बिकॉज इट डोंट हैव अ टिक मार्क ऑन इट. ठीक है? नेक्स्ट
ये हो गया हमारा लायबिलिटी साइड के एंट्रीज, एक्सेप्ट फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये खाली हमने एंट्री नहीं किया, बाकी सारे लायबिलिटीज के आइटम्स हमने पोस्ट कर दिए। ठीक है, ये खाली बाकी है हमारा 15,000 अभी भी लायबिलिटी साइड में बाकी है हमारे पास। ठीक है, बाकी सारे आइटम्स पोस्ट हो गए। देन लेट्स मूव ऑन टू द एसेट साइड। एसेट साइड में सबसे पहला लैंड एंड बिल्डिंग है, उसके ऊपर टिक मार्क है 75,000 का लैंड एंड बिल्डिंग। सो आई एम टेकिंग दैट लैंड एंड बिल्डिंग टू एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग 75,000 एंड एक लाइन छोड़ के मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। देन लैंड एंड बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट आइटम इज इन्वेस्टमेंट 1,08,000, उसके ऊपर भी टिक मार्क है। सो अगेन आई एम गोइंग टू राइट इट इन द एसेट साइड, इन्वेस्टमेंट 1,08,000 और एक लाइन छोड़ के हम लाइन ड्रॉ करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट के बाद नेक्स्ट आइटम है डेटर्स, 39,000 का डेटर्स है। अगेन आई एम गोइंग टू राइट इट इन द एसेट साइड और एक लाइन छोड़ के मैं लाइन ड्रॉ करूंगा। सो डेटर्स 39,000 और एक लाइन छोड़ के हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, देन आफ्टर डेटर्स द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज गुडविल। अब जैसा हमने देखा है ये गुडविल बैलेंस शीट में है, बिफोर एडमिशन का ये गुडविल है, तो एडमिशन होने से पहले हम ये गुडविल को पार्टनर्स में बांट देने वाले हैं। तो देखते हैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितना गुडविल, 12,000। अब एक अच्छी बात है, देखो 12,000 का ही अमाउंट है, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उन्होंने एक ही अमाउंट रखा है। यहाँ पे जनरल रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 12,000 है, यहाँ पे भी गुडविल भी 12,000, प्रॉफिट एंड लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट करना है 12,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी डिस्ट्रीब्यूट करना है 12,000। और 12,000 का डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर हमें ऑलरेडी पता है। अदिल को कितना मिलता है 12,000 का डिस्ट्रीब्यूशन में, 1,000, और समीर को कितना मिलता है 8,000 वापस कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। no need to calculate it once again, everything is given to you as 12,000, तो 8,000 और 4,000 ही आने वाला है। सो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आई एम नॉट कैलकुलेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है कितना होगा। तो गुडविल, अब गुडविल क्या करना है डियर स्टूडेंट, ये एसेट साइड है, एसेट साइड है तो पार्टनर्स कैपिटल के लायबिलिटी में नहीं लिखेंगे, अभी पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में नहीं लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे गुडविल। एंड अदिल को 8,000 एंड समीर को 4,000 और ये डैश। ठीक है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, क्लियर विद दिस। लेकिन डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ क्योंकि ये एसेट में है। यहाँ पे देखो जनरल रिजर्व भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, लेकिन ये क्रेडिट में किया, क्यों, क्योंकि ये लायबिलिटी में था। सो ऑल लायबिलिटीज आइटम्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द क्रेडिट साइड एंड ऑल एसेट्स आइटम्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द डेबिट साइड, ये याद रखना। और नेक्स्ट आइटम कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी 12,000 का है। वापस कैपिटल अकाउंट में आ रहा हूं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और 12,000 का होने के कारण वो भी 8,000 एंड 4,000 ही आएगा, एंड डैश। एंड द थर्ड आइटम दैट वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, वो भी 12,000 का है। चलो तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, 8,000 and 4,000. So this will be dash. I hope this is clear. ठीक है? Then dear students, उसके बाद next item is cash. अब कैश हमने देखा था, कैश के लिए हमने सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं, which is nothing but a bank account. Cash bank account is to be considered as same. So 30,600 का opening balance है. Before the admission of Raju, we have a cash balance of 30,600. तो कैश अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट में जाएगा, और डेबिट साइड में हम लिखेंगे क्योंकि वो एसेट अकाउंट है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वी हैव अ कैश ऑफ 30,600 with us. I hope that's clear. When I say cash account, it also means bank account, it also means cash account. Do remember that. So this is nothing but a cash book that we are drawing actually. Clear? सारे आइटम्स का पोस्टिंग हो गया एक्सेप्ट फॉर वन आइटम विच इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व छोड़ के हमने बाकी सारे आइटम्स पोस्ट कर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद हम एडजस्टमेंट में बढ़ रहे हैं, और अगर हम एडजस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, एडजस्टमेंट्स के टाइम पे याद रखना है अब इस सारे आइटम्स का कितना इफेक्ट आएगा, डबल इफेक्ट आएगा, क्योंकि हम एडजस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला first adjustment that we are going to draw, we are going to pass is Raju pays 30,000 as his capital.
हमने लास्ट टाइम की सम्स किए हैं और हमको पता है कि कैपिटल का एंट्री कैसे पास करते हैं। जैसा ही कैपिटल 30,000 का राजू लेके आता है, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आता है। सो कैपिटल का पहला एंट्री कहां पे आएगा बोलो? बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे हम? टू राजूस कैपिटल। कितना कैपिटल राजू लेके आ रहा है? 30,000 का कैपिटल लेके आ रहा है। एग्जैक्टली, दिस इज फर्स्ट इफेक्ट। और सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा इसका? सेकंड इफेक्ट जाएगा राजू के कैपिटल क्रेडिट साइड में। सो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेके जा रहा हूं मैं। दिस इज कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड में लिख रहा हूं बाय बैंक। बैंक अकाउंट में से लेके आया इसलिए बाय बैंक अकाउंट, और राजू के नाम पे लिख रहा हूं 30,000 कैपिटल आया। सो दिस इज द सेकंड इफेक्ट एज फार एज कैपिटल ब्रॉट इन बाय पार्टनर इज कंसर्न। ठीक है, देन कैपिटल ब्रॉट इन के बाद नेक्स्ट एंट्री है राजू पेस 15,000 फॉर गुडविल, हाफ ऑफ द सम इज विड्रॉन बाय अदिल एंड समीर। अब यहाँ पे हमने ये सेंटेंस पढ़ने के बाद हमको पता चला ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट का है गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड हाफ विड्रॉन, यानी विड्रॉ हुआ है। हाफ विड्रॉ होने दो या फुल विड्रॉ होने दो, उसी तरीके से आएगा, खाली अमाउंट में फर्क पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट के टोटल कितने एंट्रीज है डियर स्टूडेंट्स? ये कॉन्सेप्ट के टोटल 3 एंट्रीज है। 3 एंट्रीज, और 3 एंट्रीज मतलब टोटल कितने इफेक्ट्स? 6 sir. So do remember dear student, goodwill brought in cash and half withdrawn के टोटल 6 effects है। 3 entries and 6 effects. So 15,000 का goodwill is brought in by Raju. So goodwill brought in cash and half of the goodwill is withdrawn by Adil and Samir. So let's pass the 6 effects for this. पहला effect किधर से शुरू होता है? याद है? पहला effect goodwill brought in cash होने के कारण पहला effect आएगा to goodwill। बैंक अकाउंट में पहला इफेक्ट टू गुडविल, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं फर्स्ट इफेक्ट 15,000 का गुडविल आया। दिस इज फर्स्ट इफेक्ट। इसका सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा? टू गुडविल लिखा है तो सेकंड इफेक्ट जाता है गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक, ये जाएगा सेकंड इफेक्ट। एंड दिस विल बी अगेन 15,000। बराबर है? हमने वो देखा है जैसे हम गुडविल के क्रेडिट में एंट्री करते हैं, थर्ड इफेक्ट उधर ही आएगा डेबिट में। ठीक है, सो उधर ही डेबिट में थर्ड इफेक्ट आएगा टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है टू ओल्ड पार्टनर्स, और ओल्ड पार्टनर्स का नाम क्या है? ओल्ड पार्टनर्स का नाम है अदिल एंड समीर। ये दोनों को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है 15,000 का गुडविल, और हमें पता है कौन सा वाला रेशियो हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? गुडविल इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइस रेशियो। बराबर है? ये होगा दूसरा इफेक्ट। चलो, सो लेट्स डिस्ट्रीब्यूट 15,000 इन द सैक्रिफाइस रेशियो। डियर स्टूडेंट, फॉर दैट फर्स्ट वी शुड नो द सैक्रिफाइस रेशियो एंड लेट अस लुक एट द क्वेश्चन फॉर दैट। क्वेश्चन में देखो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में कोई भी न्यू रेशियो दिया है क्या अपने को? सम में देखो कहीं भी न्यू नहीं दिया हुआ है। सो नो न्यू रेशियो इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। बराबर है? और न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, सो सैक्रिफाइस रेशियो विल बी इक्वल्स टू डियर स्टूडेंट्स विल बी इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो। बराबर है? Old ratio. दैट इज इक्वल्स टू 2:1। तो सैक्रिफाइस रेशियो भी 2:1 ही होगा ओल्ड रेशियो के तरह। सो लेट्स डिस्ट्रीब्यूट 15,000 का गुडविल है ना, चलो 15,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सो हियर आई एम राइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल इन सैक्रिफाइस रेशियो विच इज इक्वल टू 2:1। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूट गुडविल इन सैक्रिफाइस रेशियो विच इज 2:1 टू अदिल एंड समीर। So 15,000 into this will be 2/3 and this will be 1/3। ठीक है, चलो तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 5 15, so ये 5,000
एंड 3, यहाँ पे भी 5000 आएगा, ठीक है। दोनों को पहले डिवाइड किया, अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 5000 इंटू 2 विल बी 10,000 एंड 5000 विल बी 5000, तो टोटल 15,000 हो गया। 15,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, 10,000 और 5,000। इज दैट क्लियर? सो चलो, ये जो अदिल और समीर को डिस्ट्रीब्यूट करना है ये हमें पता चल गया। सो Adil will be getting 10,000 का गुडविल credited with 10,000, समीर will be credited with 5,000 का गुडविल। ये हो गया इफेक्ट नंबर 4। फिर इफेक्ट नंबर 3 हो गया। फिर फोर्थ इफेक्ट के लिए कहां पे जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे 2 पार्टनर्स लिखा है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सो आई एम गोइंग टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुडविल। गुडविल अकाउंट से आया है इसीलिए बाय गुडविल, ठीक है। अदिल को 10,000 डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने, समीर के अकाउंट में 5,000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, राजू विल बी डैश। क्लियर? ये हो गया आपका फोर्थ इफेक्ट, ठीक है। और मैंने बोला था जैसा ही फोर्थ इफेक्ट डेबिट में हुआ, क्रेडिट में हुआ, फिफ्थ इफेक्ट वहां पे ही डेबिट में होगा, तो उसी अकाउंट में वापस डेबिट में एंट्री करेंगे 2। अब क्या करेंगे फाइनल एंट्री के लिए? 2 बैंक। Is that clear? So this will be fifth effect, क्योंकि बैंक में हमको लेके जाना, बैंक में से हमको पे करना, ये विड्रॉवल का एंट्री है, तो विड्रॉवल के लिए 2 बैंक आएगा। अब विड्रॉवल लिखते समय, विड्रॉवल का एंट्री करते समय बी केयरफुल डियर स्टूडेंट। अदिल को कितना गुडविल दिया था? 10,000 और समीर को 5,000, लेकिन हमने पढ़ा है कि जब विड्रॉ हो रहा है वो कितना गुडविल विड्रॉ हो रहा है? ओनली हाफ ऑफ द गुडविल, और हाफ विड्रॉ हो रहा है, तो हम अदिल के नाम पे कितना लिखेंगे? 10। अदिल कितना विड्रॉ करेगा? 5,000, ठीक है। हाफ 10,000 का आधा, तो 5,000 विड्रॉ करेगा। समीर के अकाउंट में हमने क्रेडिट किया 5,000 का, तो समीर कितना विड्रॉ करेगा? 2,500। आई होप दिस इज क्लियर, बिकॉज हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन एंड दिस इज इफेक्ट नंबर 5। और इसका लास्ट इफेक्ट दैट इज इफेक्ट नंबर 6 कहां पे जाएगा? बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें अदिल ने विड्रॉ 5,000, आधा गुडविल विड्रॉ किया उसने, एंड समीर किया 2,500। दिस विल बी द लास्ट एंड सिक्स्थ इफेक्ट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विड्रॉन का एंट्री, ठीक है। सो ये टोटल 6 इफेक्ट्स हो गए, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विड्रॉन। आई होप दिस इज क्लियर। Understood all of you? Then after goodwill, अब हम जा रहे हैं सारे revaluations में। Let's go to revaluation part. Entry number 3 से entry number 6 revaluation के लिए सर 1 मिनट ना सर, important है, ठीक है। So RDD is created at सर RDD किस पे क्रिएट करना है? डेटर्स पे क्रिएट करना है। डेटर्स पे RDD क्रिएट करते हैं 10% का, so डेटर 39,000 का है, लेस RDD एट द रेट ऑफ 10%। यहाँ पे पहले का कोई भी आरडीडी नहीं है, तो जो भी आरडीडी हम क्रिएट करेंगे वो सब न्यू आरडीडी ही होगा। सो 10% विल बी 3,900। इज दैट क्लियर? सो 39,000 में से 3,900 डिडक्ट किया तो आपका आंसर आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी 35,100। बराबर है? ये फर्स्ट इफेक्ट। अब इसका जाएगा डियर स्टूडेंट, डेटर इज एन एसेट, एसेट का वैल्यू कम हो तो अपने लिए नुकसान है, तो एसेट का वैल्यू कम हो रहा है अपने लिए वो नुकसान है, लॉस है, और लॉस है तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड में जाएगा 2 RDD 3,900। आई होप दिस इज क्लियर। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? हॅलो, कोणाला डाउट असेल तर विचारा रे। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 30,000। एप्रिशिएटेड बाय 30,000, ये बाय याद रखना। एप्रिशिएटेड टू 30,000 नहीं बोला है, बाय 30,000 बोला है। बाय का मतलब होता है अपने को 30,000 बढ़ाना है। इज दैट क्लियर? सो लैंड एंड बिल्डिंग विल बी इंक्रीज बाय 30,000। तो चलो बाय 30,000 बोला है तो हम करेंगे यहाँ पे एड एप्रिसिएशन 30,000 हमें ऐड करना है, क्योंकि बाय 30,000 बोला है। तो याद रखना 2 रहेगा या बाय रहेगा, दैट यू हैव टू रीड केयरफुली डियर स्टूडेंट्स व्हाइल डूइंग द एडजस्टमेंट। अगर यहाँ पे होता था लैंड एंड बिल्डिंग
is to be appreciated 230,000 बोलते थे ना, तो ये 30,000 को मैं आउटर कॉलम में लिख लेता था। ऐसा उसका मतलब होता है कि 30,000 करना है, 230,000 मतलब 30,000 करना है। तो यहाँ पे 2 नहीं बोला है, यहाँ पे बाय बोला है, बाय 30,000 मतलब 30,000 बढ़ाना है। So always you have to read that statement carefully, whether they have given increased to or whether they have given increased by. Clear? So increased by 30,000 and I am adding 30,000 to land and building and it's going to be 1,05,000. So land and building in this sum is going to be 1,05,000. ठीक है, और इसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? तो डियर स्टूडेंट हमारा एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है तो उसका सेकंड इफेक्ट आएगा रीवैल्यूएशन साइड में, क्योंकि हमें फायदा हुआ है बाय लैंड एंड बिल्डिंग। $30,000. I hope this is clear. ठीक है? Then after revaluation of land and building, investments were reduced by 22,500. Investment were reduced by 22,500 मतलब इन्वेस्टमेंट को 22,500 से कम करना है। ठीक है, तो चलो इन्वेस्टमेंट को हम कम करते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट को कम करने के टाइम ये भी याद रखना कि हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। Is that clear? So you have to remember that also. उसको हमने पहले यूज नहीं किया था, अब हम उसका यूज करेंगे। So let's see how to use that investment fluctuation reserve. तो इन्वेस्टमेंट को कम करने बोले 22,500 से, चलो पहला वो करते हैं। इन्वेस्टमेंट में लेस डिक्रीज 22,500। आप डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हो, तो 22,500 से कम कर रहा हूं। 1,08,000 का इन्वेस्टमेंट है, लेस 22,500। 1,08,000 का इन्वेस्टमेंट है ना, उसमें से हमको 22,500 लेस करना है। सो द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी 85,500। दैट इज गोइंग टू बी योर न्यू वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। आई होप दिस इज क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डिक्रीज हुआ है, यानी एसेट का वैल्यू डिक्रीज हुआ, तो अपने लिए वो प्रॉफिट है कि लॉस है? सो इट इज लॉस है। और लॉस है तो रिवैल्यूएशन में कहां पे जाएगा बोलो? डेबिट में जाएगा। So I am going to take it to revaluation debit side to investment। और कितने का लॉस हुआ है बताओ? कितने का लॉस है, कितने का डिक्रीज हुआ है वैल्यू? 22,500 का, बराबर है? अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? लेकिन यहाँ पे यही ट्विस्ट है डियर स्टूडेंट्स। आई एम नॉट गोइंग टू राइट 22,500 ओवर हियर। मैं लॉस 22,500 का नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी मेरे पास रिजर्व क्रिएट करके रखा था। ऐसे नुकसान से बचने के लिए मैंने ऑलरेडी 15,000 का रिजर्व क्रिएट किया है। और व्हाई हैव क्रिएटेड दिस रिजर्व? फॉर मी टू सेव फ्रॉम सच लॉस अराइजिंग इन द फ्यूचर। तो जो भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर कुछ नुकसान हुआ तो उससे प्रोटेक्शन के लिए मैंने पहले से ही रिजर्व क्रिएट करके रखा था। कितने का रिजर्व क्रिएट करके रखा था? 15,000 का, बराबर है? तो डियर स्टूडेंट्स हाउ मच लॉस आई एम गोइंग टू बुक ओवर हियर, वो देखो। आई एम नॉट गोइंग टू राइट 22,000 का लॉस ओवर हियर। 22,500 का लॉस मैं नहीं लिखूंगा, तो मैं कितना लिखूंगा देखो लॉस। So यहाँ पे the investment is reduced by 22,500. Is that clear? So reduction in investment is 22,500. I hope this is clear. But we already have a reserve. We already have an investment reserve of 15,000 to protect us from loss. 15,000 का अपने पास ऑलरेडी रिजर्व है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये केस में पूरा 22,500 का लॉस नहीं हुआ, 15,000 हमने ऑलरेडी रखा था रिजर्व में। तो हमको नेट नुकसान कितने का हुआ है? खाली 7,500 का हुआ है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू यूज योर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एंड दिस इज द रीजन व्हाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज क्रिएटेड। सो यू विल बी बुकिंग अ लॉस ओनली ऑफ 7,500 and not of whole 22,500. So this is an important thing that you have to remember when investment fluctuation reserve comes in your sum. Clear with this? Okay.
तो याद रखना यहाँ पे हम 22,500 लिखने वाले थे, हम 22,500 नहीं लिखेंगे, हम 22,500 में से 15,000 ऑलरेडी हमने क्रिएट करके रखा था रिजर्व, उसको हम सेट ऑफ कर देंगे, इसको बोलते हैं सेट ऑफ कर रहे हैं। तो 15,000 हम सेट ऑफ करेंगे तो हमारा नुकसान 22,500 का नहीं हुआ, हमारा नुकसान 7,500 का हुआ है। क्लियर विद दिस? हमने पहले से ही प्रोविजन करके रखा था 15,000 का। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो हाउ आई एम गोइंग टू राइट 22,500 का इन्वेस्टमेंट का नुकसान हुआ, लेकिन ऑलरेडी मैंने 15,000 का प्रोविजन क्रिएट किया था, सो लेस 15,000 कर रहा हूं मैं, एंड हेंस माय नेट लॉस इज गोइंग टू बी 7,500। तो देखो ये पार्टनर्स जो है अदिल एंड समीर, ये टैलेंटेड लोग थे, इन्होंने पहले से ही एक फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट करके रखा था, इसीलिए अब नुकसान उनका खाली 7,500 का हुआ। अगर इन्होंने ऐसा रिजर्व नहीं क्रिएट किया होता था तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अब नुकसान कितने का होता था? अब नुकसान 22,500 का होता था। इज दैट क्लियर? सो इट इज ऑलवेज बेटर टू क्रिएट एन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व whenever you have an investment done by you. Clear with this? This is the concept और ये accounting है इसका, ये हमको याद रखना है, ठीक है? Then comes sundry creditors are to be valued at 62,250. Sundry creditors को हम वैल्यू कर रहे हैं 62,250। अब ये valued at बोला है, valued at बोला, ये बाय इंक्रीज बाय बोला नहीं है, या reduce बाय बोला नहीं, valued at बोला है, का मतलब हमको creditors का वैल्यू उतना करना है, 62,250 करना है। सो लेट्स गो फॉर द क्रेडिटर्स का वैल्यू। क्रेडिटर्स का वैल्यू 63,000, हमको उसको करना है 62,250। दैट इज व्हाट दे हैव सेड, 62,250 बोला है ना, एक बार वापस रीड करते हैं, 62,250, हाँ 62,250 करना है। सो दिस विल कम टू द आउटर कॉलम, और 62,250 करने के लिए हमें उसे रिड्यूस करना पड़ेगा या डिक्रीज करना पड़ेगा। कितने वैल्यू से डिक्रीज करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स? We have to decrease it with 750 rupees. हमको उसको 750 से कम करना पड़ेगा। I hope this is clear. अब यहाँ पे ये केस में हुआ क्या है? ये केस में डियर स्टूडेंट हमारा लायबिलिटी का वैल्यू कम हुआ है, और लायबिलिटी का वैल्यू कम हुआ तो हमारे लिए वो फायदा है, एंड फायदा है तो हम उसको कहां पे लिखने वाले हैं? सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 750। ये हमारे लिए फायदा है। आई होप दिस इज क्लियर। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके, सो इन्वेस्टमेंट का एंट्री वाज इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टूडेंट गलती से यहाँ पे 22,500 लिखेंगे, तो 22,500 नहीं लिखना है, 22,500 में से 15,000 को सेट ऑफ करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 15,000 का रिजर्व क्रिएट करके रखा था। और कोई भी रिजर्व हम क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि हमको वो रिजर्व आगे का नुकसान से बचाएगा, इसीलिए हम रिजर्व क्रिएट करके रखते हैं, ठीक है? चलो, then let's move on to the last adjustment, and this is very important adjustment dear students. कैपिटल एडजस्टमेंट का है, न्यू रेशियो में हमको कैपिटल एडजस्ट करना है। क्लियर? तो ये एडजस्टमेंट हम शुरू कर रहे हैं। ये एडजस्टमेंट से पहले हमको करना क्या होगा? हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना होगा। डू रिमेंबर डियर स्टूडेंट, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। Before doing this adjustment, we have to close revaluation account and we have to calculate the profit or loss that arises on revaluation. ठीक है? So let us close revaluation account. अब revaluation account close करेंगे तो देखो क्रेडिट साइड बड़ा दिख रहा है हमें। So the total for credit side is 30,750. ठीक है? The same total I am going to write it in the debit side. 30,750. अब यहाँ पे डेबिट का टोटल जरा चेक करते हैं। सो 3,900 प्लस 7,500 दो आइटम्स है डेबिट में। सो डेबिट का टोटल कितना आ रहा है? डेबिट का टोटल आ रहा है 11,400 का, और क्रेडिट का टोटल कितना था? क्रेडिट का टोटल था 30,750 का। तो चलो लेस करते हैं, तो ये 0 और ये 5, ये 3 और ये 10 आएगा, 10 में से 1 गया 9, एंड ये 2 होगा, 2 में से 1 गया 1। सो द बैलेंसिंग फिगर इज गोइंग टू बी 19,350। अब ये डेबिट में आया, मतलब ये आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है।
दिस इज योर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? और कोई भी रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस हुआ, ये आप ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन देयर ओल्ड रेशियो। सो 2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड ओल्ड पार्टनर्स का नाम क्या है? ओल्ड पार्टनर्स का नाम है अदील एंड समीर। सो यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट टू अदील एंड समीर इन देयर ओल्ड रेशियो विच इज 2:1। तो नीचे हम वर्किंग नोट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कर रहे हैं 19,500 का। सो लेट अस डू वन मोर डिस्ट्रीब्यूशन। एडमिशन के सम में बहुत डिस्ट्रीब्यूशंस करने पड़ते हैं, याद रखना। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। ठीक है, अदिल एंड समीर 19,350 and 19,350. It is to be distributed as 2/3 and 1/3. तो पहले हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट। सो लेट अस डिवाइड इट विथ 3। 3 6 18, 1 कैरी, 3 4 12, 1 कैरी, 3 5 15 और ये 0। सो इट इज गोइंग टू बी 6450। यहाँ पे भी डिवाइड कर रहा हूं 6,450। तो यहाँ पे 6,450 इंटू 2 करना है। तो 6,450 इंटू 2 करेंगे तो 450 इंटू 2 900 और 6 का डबल हो रहा है 12,900 एंड 6450 इंटू 1 करेंगे तो इट विल बी 6450 और दोनों का टोटल करेंगे तो बराबर 19,350 ही आएगा। 19,350 का डिस्ट्रीब्यूशन किया है 12,900 एंड 6450 में। Now this revaluation profit is to be written in revaluation account. So revaluation account में 2 old partners, Adil 12,900, Samir 6,450 and the total revaluation profit as we have seen is 19,350. अब ये revaluation profit हम लेके जाएंगे, revaluation profit हम partners में लेके जाएंगे. So we'll bring it down to partners capital account के credit side में by revaluation. So this will be we'll be bringing it down to partners capital account credit side by revaluation, and Adil will be credited with 12,900, okay, and Samir will be credited with 6,450. Raju को old revaluation profit में कुछ नहीं मिलेगा. So this is what we have to do. बराबर है। सो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमने ब्रॉट डाउन कर लिया। यहां तक जैसा हम नॉर्मली करते हैं वैसा ही करना है। फिर आप क्या करते हो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना। इज दैट क्लियर? सो व्हाट यू डू एक्चुअली, यू क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये टोटल 30,000 है, हम बाकी 2 अकाउंट्स का भी टोटल कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट वी डू। So 90,000 plus 8,000 plus 10,000 plus 12,900। तो यहाँ पे टोटल आ रहा है, अदील का टोटल आ रहा है 1,20,900, ओके, एंड समीर का अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 48,600 प्लस 4,000 प्लस 5,000 प्लस 6,450। समीर के अकाउंट का टोटल आ रहा है 64,050। इज दैट क्लियर? यही क्रेडिट का टोटल हम डेबिट में लिखते हैं। सो 1,20,900, देन 64,050 एंड देन 30,000। इज दैट क्लियर? फिर हम यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करके लिखते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन। बराबर है, वी राइट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू बैलेंस कैरिड डाउन में राजू का पहले लिखता हूं। राजू के यहाँ पे कुछ भी अमाउंट नहीं है, और कुछ भी अमाउंट नहीं है तो उसका बैलेंस भी उतना ही आएगा जितना उसका टोटल है। तो बैलेंसिंग फिगर इज गोइंग टू बी द सेम, 30,000 फॉर राजू। बराबर है, लेकिन ये दोनों का बैलेंसिंग फिगर वी हैव टू कैलकुलेट। सो लेट अस कैलकुलेट इट फर्स्ट फॉर समीर। तो समीर के डेबिट का टोटल आ रहा है 4 4 4 16, सॉरी 4 3 12, 12,000 और ये 2,500 विल बी 14,500। बराबर है, डेबिट का टोटल है 14,500 एंड क्रेडिट का टोटल था 64,050। सो डिडक्टिंग 64,050 एंड 14,500 we get a balance of 49,000
550 बराबर है। उसके बाद अदिल का 8,000 इंटू 3 करेंगे तो अदिल के अकाउंट में है 24,000 और 5,000 विल बी 29,000 और अदिल का टोटल है 1,20,900 में से 29,000 अगर हम डिडक्ट करेंगे, सो डियर स्टूडेंट दैट्स गोइंग टू बी इक्वल्स टू 91,900। सो अदिल का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 91,900। ये इस तरीके से हम लोग कैपिटल का बैलेंसेस कैलकुलेट करते हैं। और ये बैलेंस हम किधर लेके जाते हैं डियर स्टूडेंट? वी टेक दिस बैलेंस टू बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड में क्या लिखता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप यू आर रिमेंबरिंग, बराबर है। उसमें हम लिखते हैं अदिल, then we write down Samir and the third partner is Raju, बराबर है। This is how we do and we write down their amount। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये सम में ये रॉन्ग है। This is not right as far as this sum is concerned। और ये रीजन क्या है, ये रॉन्ग क्यों हुआ? ये सम में क्या बदलना है उसके लिए एडजस्टमेंट नंबर 7 हमको पढ़ना है। एंड एडजस्टमेंट नंबर 7 जो कैपिटल एडजस्टमेंट हमने बोला था वो हमें सीखना है अभी। सो कैपिटल ऑफ अदिल एंड समीर टू बी एडजस्टेड बोला है, taking Raju's capital as base. So for that we have to take Raju ka capital as base and adjustment of capital is to be made through cash and all the adjustment is to be made through cash. So this is called as capital adjustment that we have to do। यानी यहाँ पे हमने क्या किया? हमने कैपिटल कैलकुलेट किया 91,900, 49,550 एंड 30,000। लेकिन ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये कैपिटल एडजस्ट किया नहीं। दिस इज नॉट एडजस्टेड कैपिटल। उन्होंने ये सब में एडजस्टेड कैपिटल बोला है, ये एडजस्टेड कैपिटल नहीं है। एंड दैट्स व्हाई ऑल दिस कैलकुलेशन टर्न्स आउट टू बी रॉन्ग एज फार एज दिस सम इज कंसर्न। ये तरीका हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं, लेकिन ये सम में ऐसा कैलकुलेशन नहीं आएगा बैलेंसेस का। तो फिर कैलकुलेशन कैसे होगा वही हमको सीखना है और वही हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज फार एज दिस सम इज कंसर्न। ठीक है, तो पहले तो ये जो कैलकुलेशन किया है उसको मैं रब कर रहा हूं। दिस विल बी अ रॉन्ग कैलकुलेशन। सो ये बैलेंसेस रॉन्ग है। ये सब में बैलेंसेस जिस तरीके से हमने कैलकुलेट किया वैसे नहीं करना है। ओके, सिर्फ किसका बैलेंस सही है? तो द बैलेंस फॉर विच, जिसका हमको बेस लेना है। सो वी हैव टू टेक राजू का कैपिटल एज बेस। उन्होंने क्लियरली क्वेश्चन में बोला है टेकिंग राजू's कैपिटल एज बेस। तो डियर स्टूडेंट याद रखना, राजू का जो हमने कैपिटल कैलकुलेट किया है ना, राजू का जो बैलेंस कैलकुलेट किया वही खाली बैलेंस हमारा सही बैलेंस है। बाकी दोनों का जो हमने कैलकुलेट किया ये सब में वो रॉन्ग आएगा क्योंकि उन्होंने कैपिटल एडजस्टमेंट बोला है। सो हाउ टू डू दैट, हाउ टू गेट अ करंट बैलेंस फॉर दिस सम, लेट अस सी दैट। तो वो हमें आज सीखना है। ठीक है, सो टू बैलेंस हमें कैलकुलेट करना है। टू बैलेंस कैरेट डाउन हमें कैलकुलेट करना है फॉर अदिल एंड समीर, और वो नॉर्मल स्टाइल में नहीं करना है। तो फिर कैसे करना है? बाय टेकिंग राजू का कैपिटल एज बेस, वो देखते हैं। तो नीचे उसका कैलकुलेशन कर रहा हूं। सो फॉर कैपिटल एडजस्टमेंट कैलकुलेशन के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है वो पहला करेंगे। सो कैपिटल एडजस्टमेंट करना है हमें। ठीक है, एंड कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए पहला स्टेप है हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो बिफोर एडजस्टिंग द कैपिटल वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट न्यू रेशियो फॉर द पार्टनर्स। In the sum they have not given us new ratio, so we will be calculating new ratio for the purpose of capital adjustment। and how to calculate new ratio उसका प्रोसेस हमने सीखा है, तो वो सेम प्रोसेस हम लोग वापस करेंगे न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। तो चलो न्यू रेशियो के लिए सबसे पहला हमें नए पार्टनर का शेयर लेना होता है, और नया पार्टनर कौन है? राजू। सो राजू शेयर will be equals to, dear student, let us see the question, what will be the share we are giving to Raju। so Raju को हम कितना शेयर दे रहे हैं? 1/4। देखो क्लियरली क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पे Raju pays 30,000 as his capital for 1/4 शेयर। so क्लियरली बोला है राजू को 1/4 शेयर मिलने वाला है। so let's go and write down Raju's share as 1/4। सो न्यू रेशियो कैलकुलेशन के लिए सबसे पहला जो इनकमिंग पार्टनर होगा उसका शेयर हमें लिखना है, और वो 1/4 है।
The next step is after writing Raju's share, we write down remaining share. And I have taught you when Raju's share is 1/4. 1/4 मतलब क्या बताया था? 4 पीसेस में से एक पीस राजू को मिलेगा, तो बचा कितना 4 में से? 3 पीसेस. So remaining share will be 3/4. ये मैंने आपको पहले भी बताया था. Is that clear? So if Raju is been given 1 piece out of 4, then remaining pieces will be 3 out of 4. That is 3/4. बराबर है? और ये remaining pieces जो बचे हैं पीसेस, ये 3/4 पीस बचे हैं हमारे पास. ये पीसेस हमारे 2 पार्टनर्स बांट के लेंगे. राजू को 1/4 देने के बाद ये पीस 2 पार्टनर बांट के लेंगे. वो 2 पार्टनर का नाम है अदिल एंड समीर. एंड अदिल और समीर ये 2 पीसेस को, ये रिमेनिंग पीसेस को कितना रेशियो में बांटेंगे? 2:1, जो उनका ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे. दिस इज हाउ द कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो इज डन. तो कैसे करेंगे? रिमेनिंग पीस कितना है? 3/4 है, और यहाँ पे भी 3/4. रिमेनिंग पीस 3/4 है. अब अदिल को 3/4 का कितना मिलेगा? तो अदिल 2:1 के रेशियो में अदिल को मिलेगा 2/3 मिलेगा रिमेनिंग पीस का. बराबर है? और समीर को कितना मिलेगा? समीर को रिमेनिंग पीस का मिलेगा 1/3. आई होप दिस इज क्लियर. अदिल विल बी गेटिंग 2/3 ऑफ द रिमेनिंग पीस. ये रिमेनिंग पीस है, और अदिल को उसका 2/3 मिलेगा, और ये जो रिमेनिंग पीस है अदिल समीर को उसका 1/3 मिलेगा. यहाँ पे 3 और 3 कैंसल हो रहा है, यहाँ पे भी 3 और 3 कैंसल हो रहा है. सो व्हाट रिमेन्स ओवर हियर इज 2/4. इसको वापस कैंसल मत करना, क्योंकि 4 बेस में हमको चाहिए. सो डोंट कैंसल आउट दिस. और यहाँ पे क्या आ रहा है? 1/4. आई होप दिस इज क्लियर. बराबर है? सो राइटिंग डाउन द शेयर्स ऑफ ऑल द 3 पार्टनर्स, दैट इज अदिल. अदिल का शेयर इज 2/4. Then Samir का शेयर इज 1/4, and then Raju का शेयर इज 1/4. We will be arriving at our new ratio. So dear students, our new ratio will be equals to कितना आ रहा है बोलो? सबका डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, तो हमें सेम करने की जरूरत नहीं है. डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है. So the new ratio is 2:1:1. This is your new ratio. I hope this is clear. Understood all of you how to calculate new ratio? ये पहले भी हमने सीखा है, वापस एक बार हम सीख चुके हैं how to calculate our new ratio. This is the way we are going to calculate our new ratio. ठीक है? So capital adjustment जब भी बोलेंगे, पहला स्टेप है हमें हमारा न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है. अगर दिया होगा तो ठीक है, हम नहीं वही सेम न्यू रेशियो ले लेंगे. अगर नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, सो वी हैव टू कैलकुलेट न्यू रेशियो इन दिस वे. तो न्यू रेशियो इज 2:1:1 फॉर दिस सम. अब सेकंड स्टेप क्या है? एक बार न्यू रेशियो कैलकुलेट होने के बाद, उसके बाद हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना है. सो सेकंड स्टेप इज कैपिटल एडजस्टमेंट. और वो कैपिटल एडजस्टमेंट बाय टेकिंग Raju's capital as base. अब इसका मतलब क्या है? टेकिंग Raju's capital as base. राजू मतलब न्यू पार्टनर जो आता है, उसका कैपिटल को हम बेस लेंगे. व्हाट डज दैट मीन्स? तो देखो, राजू का कैपिटल कितना आ रहा था ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? राजू का कैपिटल 30,000 आ रहा है. मैंने बोला राजू का कैपिटल सही है, बाकी दोनों का कैपिटल हमको एडजस्ट करना है. बट राजू का कैपिटल 30,000 हमने कैलकुलेट किया था. सो राजू का कैपिटल 30,000 है, उसको हम बेस लेंगे. और बेस कैसा लेंगे? तो देखो, सो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा है यहाँ पे रेशियो क्या है? 2:1:1. बराबर है? तो उसका मतलब क्या? देखो, मैं तीनों का नाम लिखूंगा, अदिल, समीर एंड राजू. अब राजू का कैपिटल को बेस लेना है. राजू का कैपिटल का रेशियो कितना है? ये 1 है. बराबर है? देन समीर का 1 है और अदिल का 2 है. 2:1:1 का मतलब 2:1:1. अदिल का 2 शेयर, समीर का 1 शेयर, राजू का 1 शेयर. अब राजू का कैपिटल हमें ऑलरेडी पता है. कितना है राजू का कैपिटल? 30,000. बराबर है? 30,000 राजू का कैपिटल है. सो डियर स्टूडेंट, समीर का कितना होना चाहिए? तो ये समीर का कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करना पड़ता है. Exactly, we'll be using cross multiplication for calculating the proportion. This is how the calculation is done. अब ये cross multiplication कैसे होगा? देखो, तो 30,000 into 1 होगा, क्योंकि इसका शेयर 1 का है, और डिवाइड बाय भी 1 होगा.
So dear student, here answer is going to be the same as 30,000. फिर भी मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बता रहा हूं इधर 30,000 इंटू हम 1 करेंगे और डिवाइड भी 1 से ही होगा. इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं. वी आर यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिस्टम टू कैलकुलेट समीर का शेयर. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज द रिजल्ट एज 30,000. समीर का भी 30,000 का ही कैपिटल आएगा बिकॉज समीर और राजू दोनों का भी शेयर 1-1 का है. तो अगर राजू का 30,000 है तो समीर का भी 30,000 का कैपिटल आएगा. देन अदिल के लिए भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. अब अदिल का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा देखो. तो 30,000 इंटू अदिल के लिए मल्टीप्लाई कितने से करेंगे हम लोग. तो क्रॉस में मल्टीप्लाई अदिल से 2 के लिए करेंगे. 2 शेयर अपॉन 1. सो अदिल के लिए आएगा 60,000 का कैपिटल. सो डियर स्टूडेंट्स, द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द 3 पार्टनर्स शुड बी 60,000, 30,000 and 30,000. I hope this is clear. This is called as the adjusted capital of the 3 partners in their new profit sharing ratio, that is 2:1:1. Okay, तो ये कैपिटल हमें लिखने हैं as far as 3 partners are concerned. So let me write down the balance. हमने कैलकुलेट किया और बैलेंस हम लिखने वाला है. ये नॉर्मल कैलकुलेशन में हम क्या कैसे बैलेंस निकालते थे, ये दोनों के अकाउंट को क्लोज करके हम बैलेंस निकालते थे. लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट में ये दोनों के अकाउंट को क्लोज करके बैलेंस नहीं निकालना है. हमको बैलेंस निकालना है कैपिटल एडजस्टमेंट का रेशियो कैलकुलेट करके उसके प्रोपोर्शन में बांट के. तो डियर स्टूडेंट, हाउ मच इज द बैलेंस ऑफ अदिल. 60,000 हमने कैलकुलेट किया था अदिल के लिए, बराबर है. एंड हाउ मच इज द कैपिटल ऑफ समीर. समीर के लिए हमने 30,000 कैपिटल कैलकुलेट किया है. ए क्लियर विद दिस स्टफ. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड. ठीक है, इतना हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट. दिस इज द न्यू थिंग दैट यू हैव लर्न. सो पहले हमको कितना आ रहा था, पहले कुछ 91,900 ऐसे कुछ आ रहा था ना. इधर बैलेंस 91,900 आ रहा था अदिल का, बराबर है. लेकिन देखो हम 91,900 नहीं ले रहे, हम 60,000 ही लेने वाले क्योंकि दैट इज द प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ अदिल. ओके, फिर उसके बाद इतना होने के बाद अब हम क्लोज करेंगे कैपिटल अकाउंट को. तो याद रखा, कैपिटल अकाउंट अभी क्लोज होगा आफ्टर मेकिंग दिस एडजस्टमेंट. वी आर गोइंग टू क्लोज दिस. ठीक है, तो चलो टोटल में मेरे ख्याल से चेंज नहीं होगा. तो जो टोटल है वही हम लेने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे 60 और यहाँ पे 30,000 लिखने के बाद क्रेडिट का टोटल चेंज नहीं हो रहा. क्रेडिट का टोटल उतना ही होने वाला है और डेबिट के टोटल में फर्क पड़ेगा खाली, क्रेडिट के टोटल में नहीं. सो आई थिंक क्रेडिट ही बड़ा रहने वाला है. सो अदिल और समीर का टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल उतना ही रहने वाला है. 1,20,900 फॉर अदिल क्योंकि हमने क्रेडिट का टोटल किया और वहां पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है. एंड समीर का भी टोटल 64,050 ही रहने वाला है. द सेम टोटल वी आर राइटिंग इट ऑन द डेबिट साइड. ओके, एंड देन हमको बैलेंसिंग फिगर वापस एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा. ये जो पहले हमने बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट किया था ना, ये अब रॉन्ग हो जाएगा डियर स्टूडेंट क्योंकि उनका डेबिट का टोटल चेंज हुआ है. सो दिस वोंट बी द बैलेंसिंग फिगर नाउ. सो लेट अस कैलकुलेट द बैलेंसिंग फिगर वंस अगेन. ठीक है, तो चलो टोटल करते हैं. यहाँ पे देखो हमने पहले भी टोटल किया था अदिल का. पहले टोटल कितना था अदिल का. अदिल का टोटल था पहले 29,000 था ना, यहाँ तक 29,000 था, हमने पहले भी किया था. 8,000 8,000 8,000 तो 8 3 24,000 प्लस 5,000 29,000 था. लेकिन देखो अब एक 60,000 एक एक्स्ट्रा टोटल में अमाउंट आ गया है डेबिट में. सो 29,000 प्लस 60,000 होगा. सो दैट टोटल इज गोइंग टू बी 29,000 प्लस 60,000 इज गोइंग टू बी 89,000. तो डेबिट का टोटल 89 होगा. सो आई एम डिडक्टिंग 89,000 नाउ फ्रॉम द टोटल ऑफ क्रेडिट. सो 1,20,900 में से 89,000 डिडक्ट किया तो बैलेंसिंग फिगर बच रहा है 31,900 का. सो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 39,900 का, सॉरी 31,900 का बैलेंसिंग फिगर आ रहा है. ठीक है, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर दैट वी आर गेटिंग फॉर अदिल. ठीक है, सिमिलरली समीर का करते हैं. समीर का देखो कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है. तो पहले हमने टोटल किया था डेबिट का, तो समीर का कितना था 4 3 12 और 2,500. सो 14,500 था. लेकिन 14,500 में ये 30,000 और ऐड हो चुका है. सो 30,000 प्लस 14,500 that's going to be equals to 44,500 is the total for Sameer.
तो 44,500 हम डिडक्ट करते हैं तो समीर का बैलेंस कितना आएगा? सो टोटल 64,50, उसमें से 44,500 हम लेस करेंगे, सो समीर का बैलेंस आएगा 19,550 का। सो आई एम राइटिंग ओवर हियर 19,550 का। अब डियर स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या अराइज होता है? ये बैलेंस तो हमने निकाल लिया मैथमेटिकली, लेकिन ये बैलेंस को लिखना क्या है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख नहीं सकते जैसा हम नॉर्मली लिखते हैं। टू बैलेंस कैरिड डाउन, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी टू बैलेंस कैरिड डाउन हमने लिखा हुआ है, सो वापस एक बार बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिख सकते। सो व्हाट शुड वी राइट एज फार एज दिस बैलेंस इज कंसर्न? इसको हमको लिखना क्या है? टू क्या लिखे हम लोग? सो उसके लिए हमको एक बार सम वापस देखना पड़ेगा। सो लेट्स लुक एट द सम वंस अगेन, व्हाट वी हैव टू राइट ओवर हियर। देखो क्या बोला है, कैपिटल ऑफ अदिल एंड समीर आर टू बी एडजस्टेड टेकिंग राजूस कैपिटल एज बेस, वो हमने किया। एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल इज टू बी मेड थ्रू कैश। देखो उन्होंने बोला है एडजस्टमेंट इज टू बी मेड थ्रू कैश, तो ये जो आपको बैलेंसिंग फिगर आया ना, इसको हमको लिखना है टू कैश अकाउंट। कैश मतलब कैश बैंक अकाउंट लिखना है। So we have to write this as cash bank account. ये important है, इसको लिखना क्या है? So dear student, they will be giving you in the question what we have to write this as. So this is to be written as to cash bank. So अदिल के लिए कैश बैंक आएगा 31,900 का और समीर को कैश जाएगा 19,550 का। इसका सेकंड इफेक्ट हम लेके जाते हैं। So चलो कैश बैंक का सेकंड इफेक्ट कैश बैंक अकाउंट में जाएगा। कैश बैंक अकाउंट में बाय Adil's capital and by Samir's capital. अदिल के लिए जाएगा 19,550, सॉरी समीर का 19,550 और अदिल को कितना हमको पेमेंट करना है फॉर द पर्पस ऑफ दिस एडजस्टमेंट इज 31,900। 31,900 कैश हमको पे करना है अदिल को। सो डियर स्टूडेंट, ये पेमेंट किया है हमने, अदिल को पेमेंट किया हमने 31,900 का और समीर को पेमेंट किया हमने 19,550 का। हमने उनको पेमेंट क्यों कर दिया? क्योंकि उनका कैपिटल प्रोपोर्शनेट में किया हमने, और प्रोपोर्शनेट में करने के टाइम हमें ये पता चला कि उनका कैपिटल हमारे पास एक्सेस में था, ज्यादा था कैपिटल, और जितना ज्यादा था उतना हमने उनको रिटर्न दे दिया इन कैश। दिस इज व्हाट इट मीन्स। This is what it means by capital adjustment. So we have done the capital, we have adjusted the capital in profit sharing ratio, और वो एडजस्टमेंट करते समय हमको ये पता चला जिसका भी कैपिटल ज्यादा था, यानी दोनों पार्टनर का कैपिटल जो एक्सेस में था, वो हमने उनको पेमेंट कर दिया। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट, ये जो हमने बैलेंस कैलकुलेट किया है ये हम इधर लेके आएंगे बैलेंस शीट में। सो डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू राइट अदिल का बैलेंस है 60,000, समीर का बैलेंस है 30,000 एंड राजू का बैलेंस है 30,000। ठीक है, ये तीनों का बैलेंस हमने निकाला। अब ये तीनों का बैलेंस अगर हम चेक करेंगे तो ये देखो प्रोपोर्शन में है, 2:1:1 के रेशियो में है। तो ये बैलेंस हमारा 2:1:1 के रेशियो में है, यानी हमने कैपिटल एडजस्टमेंट कर दिया और कैपिटल को प्रोपोर्शनेट में ट्रांसफर कर दिया। पहले जो आ रहा था ना 91,000 और सब कुछ, वो प्रोपोर्शन में नहीं था, ये देखो प्रोपोर्शन में आया है। सो अकॉर्डिंगली डियर स्टूडेंट, लेट अस राइट डाउन द टोटल। सो टोटल इज गोइंग टू बी 1,20,000। आई होप दिस इज क्लियर। बराबर है? चलो, ये हो गया हमारा पार्टनर्स का एडजस्टमेंट। देन द लास्ट स्टेप, हमको बैलेंस शीट टोटल करना है, लेकिन बिफोर क्लोजिंग बैलेंस शीट हमें दो अकाउंट क्लोज करने पड़ेंगे, वो हमारे गुडविल अकाउंट और बैंक अकाउंट है। ठीक है, चलो उसको क्लोज करते हैं। पहले गुडविल अकाउंट, एंड एज वी हैव सीन इन द सम्स, गुडविल अकाउंट विल टैली। ये 15,000 आ रहा है डेबिट में एंड क्रेडिट में भी 15,000 है। सो गुडविल अकाउंट इज टैलिंग। ठीक है, गुडविल अकाउंट के बाद नेक्स्ट है कैश बैंक अकाउंट। अब कैश बैंक अकाउंट के हमको देखना पड़ेगा बैलेंस कहां पे ज्यादा है कैश बैंक का। सो डेबिट का टोटल पहले करते हैं, फिर क्रेडिट का भी करते हैं और देखते हैं कि बैंक अकाउंट में कहां पे टोटल ज्यादा है। ठीक है, चलो लेट्स डू दैट। डेबिट का टोटल इज 30,600 प्लस 30,000 प्लस 15,000। सो डेबिट का टोटल है 75,600 इज डेबिट का टोटल, एंड क्रेडिट का टोटल भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्रेडिट का टोटल इज 5,000। क्रेडिट मतलब हमने पेमेंट किया है, सो 5,000, 2,500, देन 31,900 एंड देन
19,550. सो क्रेडिट में आ रहा है, आई थिंक क्रेडिट का टोटल है 58,950, बराबर है, ये क्रेडिट का टोटल है। तो डेबिट का टोटल बड़ा है हमारा, हम डेबिट का टोटल में से क्रेडिट का टोटल को माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है हमारा 16,050 का। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, आई होप दिस इज क्लियर। ये बैलेंसिंग फिगर है 16,650 का। एक बार वापस क्रेडिट का टोटल करके चेक कर लो, 5,000 प्लस 2,500 प्लस 31,900 प्लस 19,550, yeah, the total is 58,950 minus 75,600, so the balancing figure is 16,650. ठीक है, अब यहाँ पे क्लोज करता हूँ। डेबिट का टोटल बढ़ा है तो डेबिट में पहले, डेबिट का टोटल है 75,600 और यही सेम टोटल मैं क्रेडिट में लिख रहा हूँ 75,600। क्रेडिट का टोटल छोटा था तो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला, एंड व्हाट वाज द बैलेंसिंग फिगर दैट वी आर गेटिंग इज 16,650 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और ये जो बैलेंस हमें मिला है ये बैलेंस जाता है, ये कैश और बैंक का बैलेंस है, ये बैलेंस हमारा, तो बैलेंस शीट में हम लिखेंगे बैंक बैलेंस, एंड ये वी हैव कैलकुलेटेड द बैंक 16,650, बराबर है। चलो फिर टोटल करते हैं और बैलेंस शीट को टैली करते हैं। सबसे लायबिलिटी साइड का टोटल करेंगे, 1,20,000 प्लस 62,250 प्लस 60,000, so the total for liability side is going to be 2,42,250। और फिर एसेट का टोटल करते हैं, सो एसेट का टोटल है 1,05,000 प्लस 85,500 प्लस 35,100 प्लस 16,650, so the total is 2,40,250. Is that clear? And your balance sheet is tallying. I hope this is clear.